एक गांव में शादी का प्रोग्राम चल रहा था और उस प्रोग्राम में सभी अपना बहुत अच्छे से वक्त को गुजार रहे थे, क्योंकि शादी जैसा माहौल था। शादी ही थी और लड़की की शादी होती है। दूसरे गांव से बारात आती है और बारात भी फुल मौज मस्ती कर रही थी। यहाँ पर एक लड़का और इस शादी में होता है। लड़का 3 साल की उम्र में होता है और अपनी माँ के इर्द गिर्द घूम रहा है। लड़का बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा था, गोलू मोलू सा था और वो अपनी माँ के पल्लू को पकड़कर कभी इधर खींचता है, कभी उधर खींचता है। यानी वो बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव का होता है। तभी ये लड़का जैसे ही उस जगह पर घूम रहा होता है और बाराती वहां पर प्रवेश करते हैं, तो ये लड़का जोर जोर से चीखने लगता है, जोर जोर से चिल्लाता है, कहता है कि मुझे मारने वाले इस शादी में क्या कर रहे हैं? इस शादी को बंद करो, मुझे मारने वालों को भगाओ। जो ये लोग बाहर से नाचते कूदते आए हैं, ये लोग मेरे दुश्मन हैं, इन्होंने मुझे मारा है। अब माँ बाप भी दूसरे की शादी में गए थे। माहौल बिगड़ने की वजह से माँ बाप अपने बच्चे को दबाकर अपने घर लाते हैं और उसमें पिटाई लगाते हैं। लेकिन पिटाई लगाने के बाद जो बच्चा माँ बाप के सामने राज खोलता है, तो माँ बाप की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। क्यों 3 साल का बच्चा इतना ध्यान दे रहा था उस बारात पर, और उस बारात में ऐसा कौन था जिसे देखकर वो बच्चा रोने लगता है, भावनाओं में बह जाता है और बहुत सारे राज खोलता है? क्या सच में ही उसे मारा था? माँ बाप की समझ में नहीं आ रहा था कि इस बच्चे को 3 साल तक अपने से दूर नहीं किया, ये उसी दिन से जीवित है, तो इसको कौन मार सकता है? माँ बाप कभी भी उधर उधर की बातों पर विश्वास नहीं किया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर जब पूरा राज सामने आता है, तो यहाँ पर माँ बाप की आंखें खुली रह जाती हैं और वो एक दर्द भरे सीने से जो माँ होती है अपने बेटे को कसकर गले लगा लेती है। कहती है, मेरे लाल मुझे माफ कर दे, मैं तो तुझ पर वैसे ही पिटाई लगाती रही और तू जो कुछ कहता था वो सब कुछ सही था। आखिर ये माजरा क्या था? क्या थी वो शादी? कौन था वो लड़का? किसने उसे मारा था? और वो एक निशान के साथ पैदा हुआ था। आज उस लड़के की उम्र करीबन 31 साल है। 1994 में 1995 में 95 में यानी उसका जन्म हुआ था। दोस्तों, एक ताज्जुब की और हैरानी की बात और इस कहानी में और इस घटना में है, रियल स्टोरी है। आज भी ये लड़का है। इस लड़के का 24 घंटे में दूसरा जन्म हो चुका था। यानी इसकी मृत्यु 24 घंटे पहले होती है और 24 घंटे बाद ये दूसरे गांव में जन्म ले लेता है। अब 9 महीने का जो टाइम है वो कहाँ गया? क्या बच्चे के अंदर आत्मा नहीं होती है? आत्मा क्या ऐसे भी प्रवेश कर सकती है? हाँ, कर सकती है। आत्मा 9वें महीने में ही प्रवेश कर सकती है। पहली बात आपको साइंस के हिसाब से बताती हूँ। अगर आपने, जो मेरे भाई बहन भाई मेरे बच्चे जो पढ़ते होंगे स्कूल में, जिन लोगों ने साइंस ली होगी मेडिकल लाइन से, उन लोगों को पता होगा, जब एक महिला गर्भवती होती है तो गर्भवती होने के दौरान उस महिला के गर्भ में जो बच्चा होता है, पहले 3 महीने वो विकसित होता है, यानी 9 महीने ही वो विकसित होता है। लेकिन जो उसके फेफड़े होते हैं ना, वो तब तक बंद रहते हैं जब तक बच्चा गर्भाशय से बाहर नहीं आ जाता है। बाहर आते ही जो बच्चा एकदम रोता है ना, वो एकदम सांस लेता है। बलून जैसा कुछ फेफड़ों की नसों पर लगा हुआ होता है, जिसके कारण उन फेफड़ों में पानी नहीं भरता, क्योंकि हमारे फेफड़े पानी के लिए नहीं बने हैं। ये मैं आपको कैसे समझाऊं, समझाने की कोशिश करती हूँ, चलो बताती हूँ। बच्चे के अंदर धड़कन भी होती है, बच्चा पेट के अंदर पानी भी पीता है, हिचकियां भी लेता है, बच्चा पेट के अंदर उबासी भी लेता है, क्योंकि उसका शरीर विकसित हो रहा है ना। खाल, मांस, बाल नाखून तो 3 महीने बाद आते हैं। पहले तो भ्रूण का आकार बनता है, आपने सब कुछ पढ़ा होगा। लेकिन जो सांस है ना, जो हम इस ऑक्सीजन में सांस ले रहे हैं, जो ब्रह्मांड यानी जो पृथ्वी लोक पर सांस ले रहे हैं, गर्भ के अंदर बच्चा या शिशु सांस नहीं लेता। जब वो गर्भाशय के बाहर आता है तभी उसके अंदर सांस आती है और वो उस कला का अभ्यास
गर्भ में ही करता रहता है। पता है आपको, ये बहुत ताज्जुब की बात है। प्रकृति का एक ऐसा रचनात्मक हमारे सामने चित्र बनता है जिसे सुनकर हम शायद मोहित हो जाते हैं। सोचकर देखिए, वो 9 महीने तक सांस नहीं लेता है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि बच्चा पैदा होते ही नीला पड़ जाता है और वो उठने लगता है, सांस नहीं ले पाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब गांव में उस बात को कहते हैं कि बच्चे के ऊपर ऊपरा है, यानी ऊपरे बाहरी साया है, लेकिन उस बच्चे के फेफड़े विकसित नहीं हो पाते हैं और जब फेफड़े विकसित नहीं होंगे तो आप सांस लेने में सक्षम नहीं होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर 24 घंटे में भी यानी ऐसे भी पुनर्जन्म हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कई सवाल आएंगे। तो क्या आप इस रोचक सी स्टोरी को जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए हमारे साथ सन 1995 में। सन 1995 में यहाँ पर अलीगढ़ में एक बच्चे का जन्म होता है। माँ बेटे को पाकर बहुत खुश होती है, क्योंकि बेटे की इच्छा थी और बेटा पैदा हो चुका था। लेकिन परेशानी क्या थी? दाई माँ ने बेटे को घर ही जनाया था। बेटे के सिर में निशान आता है। दाई माँ को फटकार लगाती है, क्या खाया है री? बच्चे के सिर में निशान है। ये कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं खाया। उसके सर में मानो ऐसे निशान था कि कोई चीज उसके सर में गाड़ दी हो, मतलब ऐसा निशान होता है। कोई बात नहीं, माँ बाप ने कुछ दिन बाद डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे ये निशान कभी भी नहीं जाता। आज भी सर में बरकरार बना हुआ है, आज भी सर में ही निशान है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, लेकिन ये बच्चा रोता बहुत है। इसकी रोने की क्षमता बहुत ज्यादा है, यानी आम बच्चों से ज्यादा रोता है। मानो जैसे किसी चीज को याद कर रहा हो या कुछ कह रहा हो। ये रोता रोता भाई धीरे धीरे ये बड़ा होने लगता है। बड़ा होने के साथ साथ अब ये बच्चा बहुत उदास और मायूस रहने लगता है। फटाफट बोलता है, कहता है कि मुझे तो दुश्मनों ने मार दिया, मेरे कंपटीटर यानी जो मुझसे मुकाबला करते थे उन्होंने मार दिया। इसका किसी का बिजनेस था, सामान खरीदने और बेचने का। इसकी दुकान पर ग्राहक ज्यादा आते हैं। ये इस तरह की चर्चा करता है और पास वाले दुकान व्यक्ति ने मुझे जान से मार दिया। माँ बाप इसकी बातों को हंसी ठिठोली मुड़ाते हैं। पिता कभी कभी कहता है, अरे तू कहाँ पैदा हुआ? तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर जट्टारी गांव में पैदा हुआ हूँ। ये भी अलीगढ़ के ही पास पड़ता है। दोस्तों, इसी तरह की सारी बातें चलती रहती हैं। इसी तरह की बातों में बातें मिलती रहती हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। लेकिन ये बहुत उदास रहता है। माँ कभी कभी पूछती है कि तू उदास क्यों रहता है? क्योंकि ये 2 साल से 2.5 साल की उम्र में पटापट बोला करता था और बड़े इंसानों की तरह रहता है। ये कहता है कि माँ मेरे साथ अन्याय हुआ है। माँ हंसने लगती है कि अरे वाह, छोटी सी उम्र में तेरे साथ अन्याय भी हो गया। ये कहता है कि हाँ माँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब यहाँ पर ये 3 साल की उम्र में हो जाता है। माँ बाप को महसूस तो होने लगा था कि हमारे बच्चे को पिछले जन्म की कुछ बातें याद हैं, इसके साथ कुछ न कुछ घटित हुआ है, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि भाई इसे बड़ा होने दो, जरूरी नहीं है ये सारी चीजें सामने लाकर रखनी। अब उसी गांव में एक शादी होती है और शादी में जट्टारी से बारात आती है। इस गांव में बेटे की शादी होती है और इस शादी में ये परिवार भी जाता है। और हाँ, मैं इस बच्चे का नाम बताना आपको भूल गई, जो कि आज एक व्यक्ति है। इसका नाम भोला रखा जाता है। इसकी माँ का नाम गिर्राजी होता है और पिता का नाम लांगुरिया होता है। और यहाँ पर इसकी उम्र 3 साल की होती है। अब जट्टारी से जो बारात आ रही थी, ये इसके गांव में आती है और बारात बड़ी धूमधाम से चढ़ती है। दोस्तों, उस समय में ना ऐसी चीजें बहुत कम थी, जैसे कि आप आज पटाखे छोड़ते हैं, डीजे बजता है। ऐसा डीजे है कि मतलब कुछ लोगों को तो हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा नहीं था उस जमाने में। ढोलक वोलक ऐसी चीजें बजा दिया करते थे। अब यहाँ पर जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो ये बच्चा भी 3 साल का भोला भी उस शादी में पहुंचता है अपने लांगुरिया पिता के साथ और गिर्राजी माँ के साथ। वहां पर ये खाना खाता है। खाना खाने के बाद जैसे ही बारात घर में प्रवेश करती है, ये लड़का जोर जोर से चीखने लगता है, माँ मेरा कातिल आ गया, माँ मेरा दुश्मन आ गया, इसी ने तो मुझे मरवाया था, इसी ने मेरे साथ ऐसा किया था। जिसको देखकर कह रहा था वो व्यक्ति बड़ी हैरान तरीके से इस लड़के की तरफ देखता है। अब वो थोड़े से, भाई बाराती तो बाराती होते हैं, पहले लड़के वालों का बहुत मान सम्मान हुआ करता था, लड़के वालों की कोई बेइज्जती नहीं कर सकता था। उस समय लड़के वालों को बहुत ही ज्यादा इज्जत दी जाती थी। हालांकि आज ऐसा नहीं है, आज सबकी इज्जत एक समान है, लेकिन उस समय लड़की वाले और लड़के वालों में फर्क हुआ करता था। इसे कैसे झुठला सकते हैं?
यहाँ पर माँ बाप सोचते हैं कि ये तो इस शादी को बिगाड़ेगा। वो अपने पैर जमीन पर मारता है, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, आज तो इसको मारूंगा, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया। अरे उस दिन अगर नंदी महाराज नहीं होते, सांड नहीं होता, तो आज मेरा किसी को यही पता नहीं चलता कि मैं कहाँ चला गया। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा माँ, बिल्कुल भी। 3 साल का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। सांड के बारे में भी बताऊंगी क्या होता है। अब माँ बाप इसका मुंह बंद कर इसे घर ले जाते हैं। घर जाते ही ये गेट में हाथ पैर मारने लगता है, दरवाजा खोलो, मुझे उससे बदला लेना है, आज मुझे वो दिखाई दिया है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे, तुम कैसे माँ बाप हो, मेरे तो वो माँ बाप अच्छे थे जो जट्टारी में हैं, मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। माँ बेटे को प्यार से गोद में बिठाती है, कहती है कि बेटा क्यों परेशान कर रहा है, वो इस गांव की बेटी है, पूरी शादी बिगड़ जाएगी, तो क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि माँ वो का उनके घर से है, मैं तो उससे बदला लूंगा। माँ झंझोड़ती है और पुचकारती है, आंसू पहुंचती, कहती है कि क्या हुआ है मुझे बता। वो कहता है माँ मैं जट्टारी, जिसे कस्बा या गांव भी कहते हैं, मैं उसका रहने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा नाम पप्पू था माँ, और पप्पू मेरा नाम था, मेरी माँ का नाम तारा देवी होता है, मेरे पिता का नाम हरि प्रसाद होता है। हम 3 भाई और 1 बहन होते हैं, और ना आपको यकीन ना आए ना, आप पता लगा लेना। माँ मेरी दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी, इस व्यक्ति की वजह से सब कुछ खराब हो गया। माँ कहती है कि ढंग से तो बता। पिता भी सुन रहा था, ये कहता है कि माँ मेरी दुकान दिन दुगनी रात चौगनी हो रही थी, मैं अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, इसकी दुकान मेरी बगल में होती है। दुकान इसकी जब बगल में होती है तो ग्राहक मेरे पास ज्यादा आते हैं, काम बड़ा था, पैसों का ज्यादा लेन देन था। माँ इसको ये बात फूटी आंख नहीं सुहाती है। रात के वक्त मेरे लिए ये मेरी मृत्यु का प्लान बनाते हैं। माँ बिजली वाले को 5,000 रुपए दिए गए थे, 5,000 रुपए को देकर बिजली वाले को और बिजली कटवाई जाती है, और उसके बाद मुझे घर से खींच ले जाया जाता है। मेरे घर वालों को भी पता नहीं चलता और बिजली गुल रहती है, मैं बोल भी नहीं पाता हूँ। उस जमाने में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। माँ मुझे वहां पर ले जाया जाता है जहां पर इन लोगों ने मेरे लिए गड्ढा खोद रखा था। मुझे मारा जाता है, पीटा जाता है, और मेरे सर में गोली दांगी जाती है। जो निशान है ना, ये उसी गोली का है। ये लोग मुझे जान से मार देते हैं माँ। मारने के बाद अब मुझे यमुना में फेंकने की इनकी तैयारी होती है। इनके पास एक ऐसा वाहन भी था जिससे ये मुझे ले जाते, लेकिन तभी वहां से एक सांड आता है, यानी एक बिजार, जिसे बिजार बोलते हैं, या सांड कहिए, या यहाँ पर कुछ भी कह लीजिए, आवारा सांड। माँ वो आवारा सांड मेरे ऊपर खुर जमाकर खड़े हो जाता है, यानी मुझे अपने पेट के बीच में ले लेता है। ये लोग मुझे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे उठा नहीं पाते हैं। वो इनमें टक्कर मारने की कोशिश करता है। इसके बाद माँ ये उस गाढ़ी से भी उसमें टक्कर मारते हैं, उस सांड में, लेकिन वो मेरे पास से हटता नहीं है। तभी सुबह हो जाती है, क्योंकि इन्होंने ये काम 3:30 बजे के बाद किया था। माँ मुझे इस तरह से मारा गया है, और तभी मेरा जो शरीर है वो बाहर पड़ा रह जाता है, और ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं। उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता। अब सारी कहानी इस बच्चे से सुन ली थी। माँ बाप को कहानी गले से उतर भी रही थी, और उनका सीना भी फट रहा था। आप सोच कर देखिए, किसी को घर से कोई ले जाए, उसे याद भी नहीं है, और उसे इस तरह से मृत्यु दी जाए। और सांड को देखिए आप, जो आवारा, बैल बोलूं या सांड बोलूं, वो आवारा उसकी मरने के बाद रक्षा कर रहा था उसके शरीर की। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और इसके बाद ये लड़का कहता है कि माँ मैं आपके गर्भ में आता हूँ। इसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता। अब दोस्तों, इनकी जो जट्टारी गांव होता है, इस परिवार की, उसमें रिश्तेदारी होती है। रिश्तेदारी होती है तो पूछा जाता है कि भाई ब्राह्मण का लड़का था, बामन का, बामन ब्राह्मण कुछ भी बोल लीजिए आप। अब इसके बाद इसका पिता जानकारी में जुट जाता है, खुद उस गांव में जाता है, और कहता है कि भाई यहाँ पर कभी ऐसा हुआ था 3 या 3.5 साल पहले। तो गांव के लोग कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता, जो रिश्तेदार होते हैं। हाँ, यहाँ पर बामन के लड़के को किसी ने मार दिया, लेकिन आज तक नहीं पता उसे किसने मारा है। वो कहता है कि भैया जिसने मारा है उसको भी पहचान लिया है, और वो लड़का मेरे घर में जन्मा है, मेरा बेटा है। अब हैरान हो जाते हैं, और ये बात आग की तरह फैल जाती है।
इस जन्म में भोला है, पिछले जन्म में जिसका नाम पप्पू होता है, बात पप्पू के घर पहुंचती है। जैसे ही बात पप्पू के घर पहुंचती है तो पप्पू का जो पिता हरिप्रसाद होता है वो भागकर इस गांव में आता है जहां पर भोला रहता है। आकर इस गांव में पूछताछ करता है, उन्हीं रिश्तेदारों को लेकर आता है। तो यहाँ पर 3 साल का जो भोला होता है भागकर अपने पिता के गले लग जाता है। कहता है कि बाबूजी, मैंने आपकी बहुत इंतजार किया है, आप मेरे पिता हैं, मुझे ही पता है जो मुझसे बीती है। और वो कहता है कि फलाने ने मेरे साथ उस रात ये किया था। अब यहाँ पर सबूत कोई नहीं थे, कोई भी सबूत नहीं थे। यहाँ पर पहले ये क्लियर करना था उस परिवार को कि ये सच में ही हमारा बेटा है। तभी वो कहता है कि चाचा जी कैसे हो, क्योंकि पिता के साथ में भाई भी आया था। इन दोनों की आंखें नम हो जाती हैं, दोनों सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोते हैं, फूट फूट कर रोते हैं। वो कहता है कि बाबूजी, मैं बहुत तड़पा हूँ, बहुत याद करता हूँ आप लोगों को, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिलता है। यानी उसे अपने गांव से इस गांव में जाने का रास्ता नहीं मिलता है, जो जट्टारी गांव होता है। अच्छा, इसके बाद ये लड़का कहता है कि पिताजी, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा, अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। तो यहाँ पर जो इसका पिता होता है हरिप्रसाद, पप्पू का पिता, वो कहता है कि बेटा, मैं तेरी माँ को लेकर आता हूँ और तेरी माँ के साथ तुझे हम घर लेकर जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसका पिता घर से जाता है, जो हरिप्रसाद होता है, यहाँ पर भोला ने पूरे घर में रोना धोना शुरू कर दिया था। बहुत ही ज्यादा परेशान, कहता है कि मुझे तो अभी जाना है, अभी मैं अपने गांव जाऊंगा, मेरे पिता के बिन मन नहीं लग रहा है। माँ बाप मजबूर हो जाते हैं और 4-5 लोगों के साथ जट्टारी पहुंचा जाता है। और दोस्तों, इसको बाहर से ही छोड़ दिया जाता है और ये लड़का खुद अपने घर पहुंचता है। लेकिन दरवाजे पर जाते ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है वैसे ही वो दरवाजा बदल जाता है। क्योंकि जब भोला की मृत्यु हुई थी पप्पू के रूप में, जब वो दरवाजा थोड़ा सा खुला था, अब उसके ऊपर थोड़ी चीजें फेर बदल करती हैं। तभी इसको आंगन में इसकी माँ नजर आती है और जाकर अपनी माँ को लिपट जाता है। कहता है, मेरी तारा देवी माँ, कैसी हो तुम? मेरी भोली माँ, मेरी प्यारी माँ, बहुत तड़पा हूं तेरे लिए, मैं अब तुम्हारे ही पास रहूंगा। दोस्तों, इतना रोता है। वो कहती है कि हट, मैं कैसे मान लूं तू मेरा बेटा है? तो वो कहता है कि क्यों नहीं मानोगी, मैं तुम्हारे साथ पला बड़ा हूं, वहां पर मेरी दुकान है, इस तरह से मेरे साथ हुआ है। कई जानकारियां देता है, पैसों के बारे में बताता है, फलाने व्यक्ति पर हमारे पैसे हैं, भाइयों के बारे में बताता है। माँ रोने लगती है, भावुक हो जाती है कि तू तो मेरा ही लाल है, तू तो मेरा ही बेटा है। और दोस्तों, ये परिवार मिलकर रोने लगता है। अब बारी थी उस दुश्मन की, जिस दुश्मन ने इसको इस दुनिया से दूर किया था। अब ये अपने हाथ पांव फेंकने लगता है भोला कि मुझे उस व्यक्ति से बदला लेना है। अब यहाँ पर वो व्यक्ति इस गांव में भी नहीं रहता था, उसके बाद वो कहीं दूर जाकर रहता था। उसके परिवार में शादी थी, तभी वो उस शादी में सम्मिलित हुआ था। देखो, सब कुछ संयोग बनता है और ये चीजें सामने आनी होती हैं, तभी तो वो दूर रहता है, फिर भी उस शादी में आ गया। उसे क्या पता था? दोस्तों, कहते हैं कि उस दिन के बाद वो उस गांव में ही नहीं आता। जब पुलिस से इस सारी चीजों के बारे में बात किया जाता है तो पुलिस कहती है कि कानून पुनर्जन्म को नहीं मानता, कानून सबूत मांगता है, और आपके पास क्या सबूत है? वो बच्चा 3 साल का गुस्से में पुलिस ऑफिसर से भी कहता है कि मेरे सर में निशान है गोली का आज भी, देखो तुम, अपने सर को दिखाने लगता है। घर वाले कहते हैं हाँ जी, ये बचपन से ही था। एक मायूस आत्मा उदास हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं था, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि पुलिस ऐसे ही कार्रवाई नहीं कर सकती, सबूत चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए। दोस्तों, इसके बाद ये भोला होता है, ये थोड़ा सा उदास होता है, लेकिन इन दोनों परिवारों में आना जाना बना रहता है, वो आए या ना आए। लेकिन बीते परिवार ने, जहां तारा देवी हरिप्रसाद होते हैं, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया था और यहाँ पर इन दोनों का शादी ब्याह में आना जाना, 10-15 दिन ये अपने घर रहता है। अब ताज्जुब की बात क्या थी? 24 घंटे में इसका जन्म हुआ था, यानी मृत्यु 24 घंटे पहले हुई थी और 24 घंटे बाद एक महिला एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम भोला होता है। दूसरी ताज्जुब की बात क्या थी कि एक आवारा सांड ने इसकी यानी कि इसके शरीर को बचाया था, वरना वो लोग इसे जमीन में गाड़ने वाले थे या यमुना मैया के हवाले करने वाले थे। बहुत हैरान कर देने वाली बात है। ये चीजें हमें सिखाकर जाती हैं कि जो कुछ हमारी किताबों में लिखा है वो 100%
सत सत्य है, हम उसे झुठला नहीं सकते। जो लोग उंगली खड़ी करते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, आज ये लड़का 31 साल का है और उसको डिट्टो एक बात याद है, थोड़ी बातें इधर उधर ही भूल चुका है, लेकिन इसके पिता को हर बात याद है क्योंकि पिता ने बचपन देखा है ना, माँ ने बचपन देखा है, गांव वालों ने बचपन देखा है। जब ये अपने गांव जट्टारी जाता है तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं इसको देखने के लिए और सभी कहते हैं कि हाँ, इसके साथ बहुत बुरा हुआ था, पप्पू को बहुत बुरी मृत्यु दी गई थी। दोस्तों, ये हमें सबक सिखाती हैं कि बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से हो। यहाँ पर जो ये लड़का होता है जिसका नाम पप्पू होता है, वो भोला के रूप में वापस आता है। अब वो व्यक्ति गायब है उसी दिन से, यहाँ पर इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन देख लेना आगे चल के इंसाफ जरूर मिलेगा, जरूर इस व्यक्ति के साथ न्याय होगा, क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था कुछ ऐसी है कि जो ऐसी वैसी चीजों को नहीं मानती है। तो दोस्तों, इस स्टोरी पर आप क्या कहना चाहते हो? इस बात का बहुत दुख होता है, दुख के साथ इस कहानी का मुझे अंत करना पड़ रहा है कि इस लड़के को न्याय नहीं मिला। आमतौर पर हर केस में यही देखा जाता है, क्योंकि पुनर्जन्म को कानून मानता नहीं है, वो लोग पहचान लेते हैं, लेकिन अपने आप में तो वो शर्मिंदगी महसूस करेगा, अपने आप में तो उस व्यक्ति को भी बता देता है, जो उसे मारने वाले थे उन सब के बारे में वो बताता है, लेकिन वो लोग इधर उधर हो चुके थे। दोस्तों, वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। लेकिन आज भोला, जो ब्राह्मण के परिवार से मृत्यु होती है और जाट के परिवार में पैदा होता है, अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है। जिंदगी में कोई भी कमी नहीं है, पैसों की भी कमी नहीं है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और कहता है कि मैंने भगवान पर सब कुछ छोड़ दिया है। मैं अपने माता पिता को भगवान मानता हूँ और वो भगवान, मैंने कोई अच्छा कर्म किया है, मैं अब भी अच्छे परिवार में हूँ और अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। मृत्यु अंत नहीं है, ये चीजें हमें ये सिखला कर जाती हैं। मृत्यु को बिल्कुल भी अंत मत मानना, मृत्यु पहल है, मृत्यु शुरुआत है। आपकी गलतियों को सुधारने के लिए मृत्यु एक, कहते हैं ना कि एक खेल में जो पॉइंट आता है कि भाई हमें यहाँ से दूसरे खेल की शुरुआत करनी है, ऐसा मृत्यु का राज होता है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। मेरे प्यारे परिवार, आज आप लोगों से माफी मांगती हूँ क्योंकि आप लोगों के नाम नहीं ले सकती। आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ किसी कारणवश, तो आज आप लोगों के नाम नहीं लिए जाएंगे, कल जरूर आप लोगों के नाम लूंगी। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।